हेलो गाइस, ये पार्ट 2 है इस चैप्टर का। पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। सीधे स्टार्ट करते हैं। सब्लिमेशन पेपर में 1 मार्क्स का ये आता ही आता है। द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग एंड ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द इंटरवेनिंग लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि कोई भी सॉलिड हो, सबसे पहले वो लिक्विड में चेंज होता है, उसके बाद वो वेपर यानी गैस में चेंज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आइस है, बर्फ़ है, तो वो एक सॉलिड है, वो सबसे पहले वाटर में चेंज होगी यानी लिक्विड में, और उसके बाद जब उसे गर्म करेंगे तो फिर वो वेपर में चेंज हो जाएगी यानी गैस में चेंज हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे सॉलिड भी होते हैं जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाते हैं, वेपर में चेंज हो जाते हैं, यानी वो लिक्विड में चेंज नहीं होते, वो सब्सटेंस सीधे सॉलिड से वेपर में चेंज हो जाते हैं यानी गैस में चेंज हो जाते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो वेपर से सीधे सॉलिड में चेंज हो जाते हैं। तो अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड से सीधे वेपर में बदलता है या फिर वेपर से सीधे सॉलिड में बदलता है, लिक्विड में नहीं चेंज होता, तो इस तरह के प्रोसेस को कहते हैं हम सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं हम? सब्लिमेशन। ऑलराइट, अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो इसका एग्जाम्पल है नैप्थलीन। क्या एग्जाम्पल देंगे आप इसका एग्जाम में? नैप्थलीन। ओके, अब ये नैप्थलीन होता क्या है? तो जो नैप्थलीन है ये वाइट कलर की गोलियां होती हैं जिन्हें हम लोग अपने घर के सूटकेस में रखते हैं। आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं। दरअसल होता है क्या है कि जब सूटकेस में हम कपड़े रखते हैं ना, तो हम उन्हें कई बार 1 साल तक नहीं निकालते, 2 साल तक नहीं निकालते कपड़ों को। तो उससे क्या होता है कि वो कपड़े फिर धीरे धीरे बदबू देना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए हम उनमें नैप्थलीन की गोलियाँ रख देते हैं सूटकेस के अंदर, ताकि वो जब उन्हें निकाला जाए तो वो कपड़े बदबू ना दें। तो जब हम 1 या 2 साल के बाद में सूटकेस को खोलते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमने जो 2 या 3 गोलियां रखी थी नैप्थलीन की, अब वो वहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो जो गोलियां थी नैप्थलीन की जो कि सॉलिड थी, वो सीधे सॉलिड से गैस में चेंज हो गई। ओके, यानी वेपर में चेंज हो गई, वो लिक्विड में चेंज नहीं हुई एग्जैक्टली। ओके, ऐसा भी हो सकता था कि कोई वेपर सीधे सॉलिड में चेंज हो जाता, यानी लिक्विड में चेंज नहीं होते। तो आपने देखा है नैप्थलीन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ये पिक से भी आप देख के समझ सकते हैं। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे लिखा पड़ा है इसका दूसरा एग्जाम्पल, ये आपको नहीं पढ़ना है, जितना मैंने रेड कर दिया आपको ऐसे नहीं पढ़ना है। आगे चलते हैं। ओके, अब सीधे यहाँ पर आते हैं हम। बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस कैन बी ब्रोट क्लोज टुगेदर। जैसे कि आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, उनके बीच में काफ़ी स्पेस होता है और उन्हें सबसे ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है यानी दबाया जा सकता है। तो दबाते कैसे हम? किसी भी चीज़ को अगर हम दबाएंगे तो कैसे दबाएंगे? प्रेशर लगा करके। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम हाई प्रेशर लगाते हैं गैस के ऊपर तो जो गैस के पार्टिकल्स है वो क्लोज में आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? वो एक दूसरे के पास में आ जाते हैं, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं ना, लेकिन जब उन पर हाईली प्रेशर अप्लाइड किया जाता है तो वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा ही क्लोज में आ जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ ओरली। जब भी प्रेशर की वजह से गैस के पार्टिकल्स क्लोज में आ जाते हैं यानी एक दूसरे के पास आ जाते हैं, तो फिर वो जो गैस है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। किस में चेंज हो जाती है? लिक्विड में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा एलपीजी गैस हमारे घरों में इस्तेमाल होती है। ओके, इस पिक में आपको दिख ही रहा है। एलपीजी गैस हमारे घरों के अंदर क्या होती है? इस्तेमाल होती है। उसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड क्यों लगाया गया उसके आगे, मैं आपको बताता हूँ। जो सिलेंडर होता है ना हमारा, इस पिक में आप देख रहे हैं, दरअसल इस सिलेंडर के अंदर केवल 10 किलो गैस ही आ सकती है। कितने किलो गैस आ सकती है? 10 kg गैस। लेकिन इस सिलेंडर में जानबूझ करके 14.5 यानी 14.5 किलो गैस भरी जाती है। अब यार 10 kg वाला कंटेनर है, उसमें 14.5 kg गैस कैसे आ जाएगी? यानी जो 4.5 किलो गैस है उसे प्रेशर
के ज़रिए ठूस ठूस के उस सिलेंडर में भरा जाता है, जिस वजह से जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज में आ जाते हैं और वो गैस जो होती है वो लिक्विड वाली गैस बन जाती है, यानी वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, इसलिए हम उसे बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। आपको समझ में आया होगा। ओके, तो इसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ब्रैकेट में लिखा है ड्राई आइस। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है 1 मार्क्स में कि ड्राई आइस का दूसरा नाम क्या है या ड्राई आइस किसको कहते हैं, तो आप उसका आंसर देंगे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। कई बच्चे केवल कार्बन डाइऑक्साइड लिख के आ जाते हैं, वो गलत है, उसके आगे सॉलिड लगाना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी ड्राई आइस इज चेंज इनटू CO2 गैस, यानी जो सॉलिड CO2 होती है वो गैस वाली CO2 में बन जाती है जब हम विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड व्हेन प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए ये क्या बोल रहा है, ये जो सेंटेंस है मैं आपको इसके मीनिंग बता देता हूँ, बस आप इसका मीनिंग समझ लीजिएगा। ये बोल रहा है कि अगर आप सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड पे प्रेशर कम करोगे, क्या करोगे, कम करोगे, बढ़ाओगे नहीं, कम करोगे। ऊपर वाला पॉइंट कह रहा था बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर, कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस के पार्टिकल्स क्लोज आ जाएंगे और वो लिक्विड बन जाएगा। लेकिन दरअसल ये क्वेश्चन, ये पॉइंट कुछ और कह रहा है। ये कह रहा है कि अगर आप सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर से प्रेशर कम कर दोगे तो वो जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज नहीं होगा, यानी डायरेक्ट वो गैस बन जाएगा CO2, यानी उसका सब्लिमेशन हो जाएगा। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया हमारा सब्लिमेशन का, जिसके बारे में अभी हमने ऊपर पढ़ा था। सब्लिमेशन के बारे में हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे ये देखिए हमने यहाँ पढ़ा था ना सब्लिमेशन के बारे में। तो ये भी जो हमारे ड्राई आइस है ये भी एक सब्लिमेशन का एग्जांपल है, जबकि मैंने एक एग्जांपल उसको और भी बताया था, नेफ्थलीन आपको। तो ड्राई आइस का क्या होता है कि जब हम इस पर प्रेशर थोड़ा कम कर देते हैं तो ये लिक्विड में चेंज नहीं होता, जो सॉलिड होता है ये डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है। ऑलराइट, अब आपको ये सब नहीं पढ़ना जो मैंने ऐड कर दिया है। अब हम पढ़ते हैं इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन में आपको ये सब नहीं पढ़ना जो मैंने ऐड कर दिया है। ओके, आ सरफेस फिनोमिना, फिनोमिना का मतलब होता है घटना। आ सरफेस फिनोमिना इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको यहीं तक लिखना है, इसकी डेफिनेशन आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। मीनिंग में आपको बता देता हूँ कि एक ऐसी घटना, एक ऐसा फिनोमिना जिसके अंदर जो लिक्विड होता है वो वेपर में चेंज हो जाता है, यानी गैस में चेंज हो जाता है, उसे बोलते हैं इवेपोरेशन। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप पानी गर्म करते हो तो क्या होता है, पानी जब गर्म करते हो तो क्या होता है, पानी लिक्विड है, और जब उसे गर्म करोगे तो उसमें से भाप निकलती है, स्टीम निकलती है, तो वाटर का इवेपोरेशन हो रहा होता है वो। तो आपको समझ में आ गया इवेपोरेशन कैसे कहते हैं। इट्स अ फिनोमिना, ये बस एक घटना है जिसमें लिक्विड जो होता है वो वेपर में यानी गैस में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर 4 पॉइंट्स आपके सामने हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, कि आखिर ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से इवेपोरेशन तेज होता है या इवेपोरेशन कम हो जाता है। ओके, इवेपोरेशन इज जस्ट कि जब लिक्विड चेंज होता है वेपर में तो उसे बोलते हैं इवेपोरेशन। तो कभी कभी तो लिक्विड बहुत तेज़ी से इवेपोरेट हो जाता है, बहुत तेज़ी से वो गैस बन के उड़ जाता है, लेकिन कभी कभी लिक्विड को इवेपोरेट होने में यानी वेपर बनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो कब इवेपोरेशन तेज होता है और कब इवेपोरेशन धीमे होता है, हम ये 4 फैक्टर से समझेंगे। पहला फैक्टर है एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज, यानी कि अगर किसी भी चीज़ का सरफेस एरिया बड़ा है, अगर किसी भी चीज़ का सरफेस एरिया बड़ा है तो वो इवेपोरेशन की स्पीड को बढ़ा देगा। इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर किसी चीज़ का सरफेस एरिया कम है तो वो इवेपोरेशन को कम कर देगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा, अगर सरफेस एरिया डिक्रीज़ है, कम है, तो इवेपोरेशन भी जो है वो धीमे होगा। अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि जब भी हम डोरी पे कपड़े सुखाते हैं तो हम क्या करते हैं, कपड़ों को हम फैला देते हैं। हमारी मम्मी कहती हैं कि बेटा कपड़ों को फैला दो। वो फैलाने के लिए क्यों कहती हैं, उसका रीज़न है, जब हम कपड़े को फैला देते हैं तो हम उसका एरिया बढ़ा देते हैं, कपड़ा ज़्यादा फैल जाता है। जब एरिया बढ़ जाता है तो उसका इवेपोरेशन तेज़ी से होता है और जो कपड़े के अंदर वाटर होता है
वो इवेपोरेट होकर के वेपर में बहुत जल्दी बदल जाता है और कपड़ा जल्दी सूख जाता है। ओके, लेकिन अगर आप कपड़े को फैलाएंगे नहीं तो कपड़ा तो सूखेगा, लेकिन इवेपोरेशन थोड़ा धीरे होगा, इसलिए कपड़ा सूखने में बहुत टाइम लग जाएगा। समझ गए? एक एग्जांपल इसका और भी है। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हम एक गिलास में या कप में चाय पीते हैं तो पीने में बहुत दिक्कत होती है चाय, जब चाय गर्म हो तब। लेकिन अगर हम उस चाय को सॉसर में पिएं, सॉसर माने प्लेट, अगर हम उस चाय को सॉसर में पिएं तो हम उसे बहुत आसानी से पी लेते हैं। ऐसा क्यों? तो इसका आंसर भी सरफेस एरिया से रिलेटेड ही है। आप बोलिएगा कि जो कप होता है चाय का, उसका जो सरफेस एरिया होता है वो कम होता है, इसीलिए चाय जो है वो लिक्विड है और चाय को ठंडा होने में टाइम लग जाता है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया जो है वो क्या होता है, कम होता है कप का। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा सॉसर होता है, जो प्लेट होती है, उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है और जब चाय उसमें डालते हैं तो चाय बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। ओके, इसीलिए हम उसमें इजीली पी सकते हैं। अगला पॉइंट है इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, हैंस रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज। आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, इन सब के अंदर ही पार्टिकल्स होते हैं और ये पार्टिकल्स मूव करते हैं क्योंकि इनके पास इनकी काइनेटिक एनर्जी होती है। ओके, अब अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो पार्टिकल्स तेज़ी से मूव करेंगे तो इवेपोरेशन भी तेज होगा, लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो पार्टिकल्स भी धीमे मूव करेंगे और इवेपोरेशन भी धीमे होगा। इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन तेज होगा और अगर टेम्परेचर कम है तो इवेपोरेशन धीमे होगा। ओके, आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि सर्दियों के अंदर कपड़े आप भले फैला दो लेकिन फिर भी वो बहुत देर में सूखते हैं, क्योंकि सर्दियों में टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसलिए इवेपोरेशन भी बहुत धीरे होता है। वहीं उल्टा समर के अंदर, गर्मियों में क्या होता है, आप कपड़े फैला दो तो वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, उनका इवेपोरेशन बहुत जल्दी होता है, क्योंकि गर्मियों के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए इवेपोरेशन रेट भी हाई होता है। थर्ड पॉइंट, ह्यूमिडिटी। देखो, ह्यूमिडिटी को हिंदी में बोलते हैं आर्द्रता। अच्छा, मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा। आपने देखा होगा कि सर्दियों के अंदर क्या होता है, सर्दियों के अंदर रात में पड़ती है ओस। नाम सुना है ना आपने अपने पेरेंट्स से? रात में क्या पड़ती है? ओस। यानी अगर आप सड़क पे रात में चल रहे हो सर्दियों के अंदर तो आपकी जो जैकेट है वो गीली हो जाती है, स्वेटर आपका गीला हो जाता है। क्यों? ओस की वजह से। तो जो ओस है ना, वही होता है ह्यूमिडिटी। तो सर्दियों में ह्यूमिडिटी होती है, लेकिन क्या गर्मियों के अंदर भी ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। गर्मियों के अंदर ह्यूमिडिटी नहीं होती है, या हम ये बोल सकते हैं कि गर्मी के अंदर ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, इसलिए वो हमें महसूस ही नहीं होती है गर्मियों के अंदर। ठीक है, अब आप ऐसे समझिएगा, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ह्यूमिडिटी के बारे में। मोर ह्यूमिडिटी लेस इवेपोरेशन, यानी कि अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, यानी सर्दियों के अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो इवेपोरेशन कम होगा। वहीं उल्टा गर्मियों के अंदर अगर ह्यूमिडिटी कम है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। मैं फिर रिपीट करता हूँ, सर्दियों में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है इसलिए इवेपोरेशन धीरे होता है और कपड़े सूखने में टाइम लगता है। वहीं दूसरी तरफ गर्मियों के अंदर ह्यूमिडिटी कम होती है इसलिए इवेपोरेशन ज़्यादा तेज़ी से हो जाता है। और फोर्थ पॉइंट विंड है। आपको पता है कि अगर विंड यानी हवा तेज़ होगी, हाई होगी, तो इवेपोरेशन तेज़ी से होगा। अगर विंड कम होगी तो इवेपोरेशन धीरे होगा। मैं आपको इसका एग्जांपल दे देता हूँ। घर में जब भी आपकी मम्मी पोंछा लगाती हैं तो वो फ़ैन को ऑन कर देती हैं, पंखे को वो चालू कर देती हैं। क्यों? जब घर में पोंछा लगाया जाता है तो जो पानी होता है वो फर्श पे फैल जाता है। अब उसका इवेपोरेशन होना ज़रूरी होता है, तभी तो आपका फर्श सूखेगा ना। जो पानी फैला हुआ है फर्श पे, जब वो इवेपोरेट होकर के वेपर यानी गैस बन के उड़ जाएगा तभी तो आपका फर्श सूखेगा। तो अब आपकी मम्मी ये चाहेंगी कि जल्दी से जल्दी इवेपोरेशन हो जाए, इसलिए वो फ़ैन को ऑन कर देती हैं, क्योंकि जैसे ही फ़ैन ऑन होता है तो वो विंड फेंकता है, हवा फेंकता है, और अगर हवा तेज़ चलेगी तो इवेपोरेशन तेज़ी से होगा। और अगर फ़ैन ऑन नहीं करेंगी आपकी मम्मी तो भी वो सूख जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, तो हमने ये सब चीज़ें पढ़ी। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग। जब भी इवेपोरेशन होता है तो
कूलिंग हो जाती है, यानी ठंडक हो जाती है। ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। जब भी इवेपोरेशन होता है तो ठंडक हो जाती है। चलिए, ऐसा क्यों, रीज़न जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, इसको तो आपको पढ़ना ही नहीं, मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट इट टेक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फ्रॉम सराउंडिंग विच ऑन लूजिंग हीट गेट कोल्ड। सबसे पहले यहाँ पर एक आपको वर्ड दिखाई दे रहा है इस लाइन में, लेटेंट हीट। ये क्या होता है आप समझते हैं, ठीक है। लेटेंट हीट का मतलब होता है वो हीट जो किसी भी चीज़ को उसके बॉइलिंग पॉइंट तक या मेल्टिंग पॉइंट तक ले जाती है। कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़, उसको उसके बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक हीट की ज़रूरत होती है, उसे बोलते हैं लेटेंट हीट। एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। हम जब अपने घर में दूध को गर्म करते हैं तो आपने जैसे गैस को ऑन करा, दूध आपने गर्म करने के लिए गैस पे रखा, फिर आपने गैस को ऑन करा, तो क्या एकदम से दूध गर्म होने लगता है? क्वेश्चन पूछिए अपने आप से। बिल्कुल नहीं। दूध में उबाल आने पर 4 से 5 मिनट तो लग जाते हैं, यानी 2-4 मिनट तो आप मान के चलिए, 4-5 मिनट की दूध में उबाल तभी आएगा जब 4-5 मिनट आपकी गैस लगातार जलती रहेगी, उसके बाद दूध में उबाल आता है। और जब दूध में उबाल आता है तो आप समझ लीजिए कि जो दूध है उसने अपना बॉइलिंग पॉइंट हासिल कर लिया है। तो जब हमने दूध को गैस पे रखा था और हमने गैस को ऑन किया था, उस समय दूध ने अपना बॉइलिंग पॉइंट हासिल नहीं किया था, लेकिन 4-5 मिनट के बाद गैस लगातार जलती रही, हीट दूध को मिलती रही हीट, और तब जा कर के उसने अपना बॉइलिंग पॉइंट हासिल कर लिया। तो 4-5 मिनट तक जो हीट हमने उस दूध को दी उसे हम बोलेंगे लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट क्या होती है? तो लेटेंट हीट वो हीट है जो किसी भी चीज़ को उसके बॉइलिंग पॉइंट तक या मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचा देती है। ओके, यानी जब भी किसी चीज़ को उसकी लेटेंट हीट मिल जाती है तो वो चीज़ या तो बॉईल होकर के वेपर बन जाता है या फिर मेल्ट होकर के पिघल जाता है। अब आपको समझाता हूँ मैं इस लाइन का मीनिंग। व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट, जब भी कोई लिक्विड इवेपोरेट होता है, कोई भी लिक्विड हो, चाहे तेल हो, दूध हो, पेट्रोल हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर, या पसीना हो, जब भी कोई लिक्विड इवेपोरेट होता है, इट टेक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फ्रॉम सराउंडिंग विच ऑन लूजिंग हीट गेट कूल्ड। जब भी कोई लिक्विड इवेपोरेट होगा तो वो जिस जगह से इवेपोरेट हो रहा है, या तो उस जगह से या फिर उसके सराउंडिंग आसपास से लेटेंट हीट को ले लेगा। मैं फिर रिपीट करता हूँ, जब भी कोई लिक्विड इवेपोरेट होता है तो या तो वो उस जगह से, जिस जगह पर वो गिरा हुआ है लिक्विड, या फिर उस जगह के आसपास से, सराउंडिंग से वो लेटेंट हीट ले लेता है और खुद इवेपोरेट हो जाता है। लेकिन जब वो अपने आसपास से या जिस जगह पे वो गिरा है वहाँ से लेटेंट हीट वो लेता है तो उस जगह की तो हीट निकल जाती है और वो जगह जो है वो क्या हो जाती है? ठंडी पड़ जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल देख के समझते हैं। वैन वी पुट एसीटोन, एसीटोन का मतलब यहाँ पर क्या है? एसीटोन का मतलब आप यहाँ पे पेट्रोल मान सकते हो, आप यहाँ पे कोई लिक्विड परफ्यूम मान सकते हो, कैरोसिन मान सकते हो, जो भी मान सकते हो। तो वैन वी पुट एसीटोन ऑन आवर हैंड, जब हम अपनी हाथ पर, यहाँ पर हैंड की जगह PALM प्लैम भी लिख सकते हैं, जिसका मतलब होता है हथेली। तो जब हम अपने हथेली पर या हाथ पर एसीटोन डालते हैं, यानी पेट्रोल या कुछ भी डालते हैं, इट गेट वेपोराइज्ड बाय टेकिंग हीट फ्रॉम आवर हैंड एंड आवर हैंड फील्स कूल्स। तो जब भी हम अपने हाथ पर एसीटोन डालते हैं तो क्या होता है? कुछ देर के बाद में वो एसीटोन जो होता है वो इवेपोरेट होकर के गैस बन के उड़ जाता है। लेकिन वो जगह जहाँ पर हमने उसे डाला था अपने हाथ पर, वो हाथ हमारा कुछ देर के लिए ठंडा हो जाता है। क्यों हो जाता है? आपको मैंने बताया था अभी रीज़न इसके ऊपर जस्ट, क्योंकि एसीटोन एक लिक्विड है और कोई भी लिक्विड जब इवेपोरेट होता है तो वो या तो उस जगह से लेटेंट हीट लेगा जहाँ पर वो गिरा हुआ है अपने हाथ पे, या फिर वो उसके आसपास से लेटेंट हीट लेकर के उड़ जाएगा। और क्योंकि जो एसीटोन है वो हमारे हाथ पे यानी प्लेम पे गिरा हुआ है तो ये हमारे प्लेम से ही लेटेंट हीट ले लेगा और इसीलिए हमारे जो प्लेम है वो ठंडा महसूस करेगा और जो एसीटोन है वो इवेपोरेट होकर के वेपर यानी गैस बन के उड़ जाएगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन है, वी शुड वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर टू कीप कूल एंड कंफर्टेबल। हमें गर्मियों में
कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, सूती कपड़े पहनने चाहिए, ताकि हम कूल और कंफर्टेबल महसूस करें। पर ऐसा क्यों? एज कॉटन इज़ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, सो इट एब्जॉर्ब द स्वीट फ्रॉम आवर बॉडी and expose it to air for evaporating of sweet, thus cools our body। अब आपको ये दोनों पिक दिखाई दे रही हैं। एक जो पिक है उसमें जो आदमी है उसने वूलन के क्लोथ्स पहने हैं, ऊनी कपड़े पहने हैं। दूसरी पिक में जो आदमी है उसने कॉटन के क्लोथ्स पहने यानी सूती कपड़े पहने हैं। दोनों ही पिक्चर में उस आदमी को पसीना आ रहा है, यानी स्वेट आ रहा है। स्वेट माने पसीना। लेकिन कॉटन क्लोथ्स वाला जो पिक है उसमें पसीना हमें दिखाई दे रहा है, गीला दिखाई दे रहा है हमें कि हाँ भाई वो जगह गीली है। लेकिन जो वूलन क्लोथ्स पहना आदमी है उसमें हमें पसीना दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा क्यों? दोनों ही केस में आदमी को पसीना यानी स्वेट आ रहा है। मैं आपको समझाता हूँ। वूलन क्लोथ्स वाली पिक में क्या हो रहा है, आदमी ने वूलन क्लोथ्स पहने हुए हैं, ऊनी कपड़े पहने हुए हैं, तो जो उसे पसीना आ रहा है वो उसकी बॉडी के अंदर है पसीना। मतलब कि उस आदमी की बॉडी पे तो पसीना आ रहा है, लेकिन उसने कपड़ा पहना हुआ है जो वूलन, वो जो वूलन क्लोथ्स है वो उस पसीने को एब्जॉर्व नहीं कर पा रहा। एब्जॉर्व का मतलब होता है सोख लेना, सोख लेना। तो जो वूलन क्लोथ्स होते हैं वो वाटर को यानी स्वेट को यानी पसीने को एब्जॉर्व नहीं कर पाते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है, इसलिए वो गीले नहीं होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो कॉटन क्लोथ्स है इसमें देख रहे हैं आप, ये गीले हो गए शर्ट इसकी, क्योंकि जो कॉटन होता है वो कोई भी लिक्विड हो, चाहे स्वेट हो या वाटर हो, कुछ भी हो वटेवर, वो उसे बहुत ही ईजीली एब्जॉर्ब कर लेता है यानी सोख लेता है। तो हमारी बॉडी में जब पसीना बाहर निकलेगा तो कॉटन क्लोथ क्या करेगा, उस पसीने को एब्जॉर्ब कर लेगा और खुद गीला हो जाएगा। यानी कॉटन जो शर्ट है वो खुद गीली हो जाएगी उस स्वेट को एब्जॉर्ब करके जो हमारी बॉडी से निकला है। और जब कॉटन की क्लोथ गीली हो जाएगी तो फिर क्या होगा, जो सन है, जो धूप है, ठीक है, वो उस शर्ट पे पड़ेगी, गीली शर्ट पे, और जो लिक्विड है यानी जो पसीना है उस शर्ट के अंदर वो इवोपरेट होना शुरू हो जाएगा। और इवोपरेट कैसे होगा, वो जब इवोपरेट होगा तो उसे लेटेंट हीट चाहिए होगी, क्योंकि वाटर जब भी इवोपरेट होता है तो उसे लेटेंट हीट चाहिए ही चाहिए होती है। आपने पढ़ा था यहाँ पर कि जब भी वाटर इवोपरेट होता है तो उसे लेटेंट हीट चाहिए ही चाहिए होती है। ओके, तो वो लेटेंट हीट कहाँ से लेगा वाटर यानी पसीना, हमारी बॉडी से ले लेगा। तो हमारी बॉडी से वो लेटेंट हीट ले लेगा और वो इवेपोरेट होकर के चला जाएगा जो पसीना है। इसीलिए हमारी बॉडी को कूल महसूस होगा, ठंडा महसूस होगा। तो इसलिए हमें कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए। अगर हम गर्मियों के अंदर ऊनी कपड़े पहनेंगे, वूलन क्लोथ्स, तो वूल जो है वो एब्जॉर्ब करेगा ही नहीं, सोखेगा ही नहीं हमारे पसीने को, और वूल गीला होगा नहीं। जब वूल गीला होगा नहीं तो फिर उसका इवेपोरेशन हो ही नहीं पाएगा, और जब इवेपोरेशन होगा नहीं तो फिर लेटेंट हीट हमारी बॉडी से बाहर जाएगी नहीं और हमें गर्मी लगती रहेगी। अगला क्वेश्चन है, ऑफ्टन पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन ग्राउंड ड्यूरिंग समर। स्प्रिंकल का मतलब होता है छिड़काव करना। अक्सर लोग क्या करते हैं, गर्मियों के अंदर अपनी सड़क पर या अपनी गली के बाहर पानी छिड़क देते हैं। दिस वाटर टेक्स हीट फ्रॉम ग्राउंड एंड सराउंडिंग एयर टू इवेपोरेट, दस मेकिंग द प्लेस कूल। तो लोग क्यों छिड़कते हैं पानी अपनी सड़कों के बाहर या अपनी गलियों के बाहर गर्मियों के अंदर? क्योंकि जब पानी गिरता है सड़क पे तो वो इवेपोरेट होने की कोशिश करता है, और जब वो इवेपोरेट होगा पानी तो वो जहाँ पर गिरा है, जिस ग्राउंड पर गिरा है, वो जिस ज़मीन पर गिरा है, वो उस ज़मीन से लेटेंट हीट लेकर के खुद को इवेपोरेट कर लेगा, और जिस ज़मीन से उसने लेटेंट हीट ली है वो ज़मीन कुछ देर के लिए ठंडी हो जाएगी। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर। तो यही सारा इस चैप्टर के अंदर था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट आल्सो। बाय।